Am I audible? Yes, ma'am. Yes, sir. Okay. Good evening, everyone. I am Love Sinha, a student startup coordinator of Startup Cell Purnia, and your guide of today's electrifying session, which is organized by Healthcare Initiated Startup Zone in association with Startup Cell Purnia and other startup cells. We feel honored and privileged to welcome all the members of our vibrant startup cell of the BR. You might be wondering what the session is about. So let me shed some light on it. Today, we all gathered virtually to discuss about the legal essentials of startup. Every startup requires a comprehensive legal solution about the entrepreneurship from ideation to maturity. This is a valuable opportunity for students interested in entrepreneurship and business to gain insight in the legal framework, and also for this session we will be providing you and also for this session, during the session, we will provide a certificate of participation to all the active participants via Google form that will be available in the chat box at the end of the session. Without further ado, we would like to welcome Mr. Pradeep Singh, a company secretary by profession and an associated member of the Institute of the Company Secretary of India. He has more than 4 years of professional experience in corporate consultancy and startup consultancy services. He is currently working for more than 40 startups in all over the India. A gracious welcome to you, sir. Sir, are you connected? Yes, ma'am. आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, हम लोग तुरंत वो सॉल्व करते हैं. भाई कोई बाका सर कॉलेज का है प्लीज क्या स्टार्ट इसमें? प्लीज स्टार्ट। हेलो, कोई बाका कॉलेज का है क्या इसमें?
हेलो हेलो ओके सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मैं स्टार्ट कर रहा था हु इज स्टार्टअप इन इंडिया। तो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन जो उनके डिफिनीशन है कि एन एंटिटी व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इट इज आल्सो नोन एज स्टार्टअप इंडिया डिपार्टमेंट। तो कोई भी ऐसी एंटिटी जो इस डिपार्टमेंट से रिकॉग्निशन जिसको मिल गया कि आप स्टार्टअप हो, तो आप स्टार्टअप माने जाते हो। अब मैटर ये कि कौन कौन सी एंटिटीज हैं जो स्टार्टअप इंडिया में अपने आप को रिकॉग्नाइज करा सकती हैं। सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आती है, और एक है LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तीसरी आती है पार्टनरशिप फर्म। ये तीन ऐसी संस्थाएं हैं जिनको आप स्टार्टअप इंडिया में रिकॉग्नाइज करा सकते हैं। लेकिन जनरली सभी लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही स्टार्टअप इंडिया के लिए प्रेफर करते हैं, बिकॉज इसमें इक्विटी होती है, फिर बाद में फंडिंग वगैरह की समस्याएं नहीं आती हैं। LLP में क्या है कि LLP में इक्विटी नहीं होती है, कंट्रीब्यूशन मनी होता है, तो उसमें फंडिंग वगैरह लोग नहीं, बाहर वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग और ये सारी फंडिंग बैंक लोन वगैरह तो ले सकते हैं, बट इक्विटी बेसिस पे कोई फंडिंग नहीं उठा सकते हैं LLP में। और पार्टनरशिप फर्म में भी सेम वही स्थिति है जैसे कि LLP में, इसलिए जनरली लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही 99% लोग रिकॉग्नाइज कराते हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्टार्टअप इंडिया। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, जो सब हर व्यक्ति के दिमाग में ये सवाल होता है कि व्हाट इज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो बिजनेस स्ट्रक्चर विथ लिमिटेड लाइबिलिटी ओन्ड बाय मिनिमम 2%। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब ये है कि अगर आपने 10,000 रुपए लगाए हैं कंपनी में और आपकी देनदारी कभी 50,000 रुपए तक मार्केट में हो गई कि आप कहीं डेटर हो गए किसी भी रीजन से, तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए पे करना है, क्योंकि कंपनी अगर आप बनाए हैं तो उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। आपको सिर्फ 10,000 पे करना है, आपको 10,000 को 1 रुपए पे नहीं करना है, भले आपके पास पैसा है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, मिनिमम 2% होते हैं। विदाउट 2% नो एनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी फॉर्म। अब ये 2% जो होते हैं इनको शेयर होल्डर कहता है। इक्विटी क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, इसके बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। शेयर होल्डर आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें ए है और बी है, दोनों शेयर होल्डर है, तो दोनों किसी रेशियो में कि आपका 40% है, आपका 60% है, आपके 50-50% है, तो दे आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। कोई भी डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी शैल बी थ्रू वोटिंग। जैसे मान लीजिए कि कोई भी डिसीजन होना है, अगर 5 उसमें पार्टनर है जिसका टोटल मिला के 50% के ऊपर जब तक वोटिंग राइट नहीं होगा, जब तक वो डिसीजन कंपनी में अप्लाई नहीं होगा। हुआ द डायरेक्टर्स, जनरली लोग समझते हैं कि कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो शेयर होल्डर से उनका पावर ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डायरेक्टर्स आर ओनली एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। देयर शुड बी मिनिमम 2 डायरेक्टर्स इन द प्राइवेट कंपनी। और जनरली क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी में वो जो शेयर होल्डर होते हैं वही दोनों डायरेक्टर भी होते हैं। तो ऐसा है नहीं कि शेयर होल्डर जो है वो डायरेक्टर नहीं हो सकता, या जो डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर नहीं हो सकता। मैं ऊपर बताए दे रहा हूं, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर में हम लोग रख लेंगे सारी चीजें। अब शेयर होल्डिंग कैसे डिसाइड होती है, व्हाट इज इक्विटी शेयर। जनरली कंपनी जब भी कोई बनती है स्टार्टिंग की, तो इक्विटी शेयर ही उसमें होते हैं। प्रेफरेंस शेयर जो बहुत बड़ी कंपनी होती है, बाद में कोई फंडिंग वंडिंग लेना हुआ तो उसमें लोग प्रेफरेंस शेयर रखते हैं, उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, वो बाद में हम लोग पर्सनल इंटरेक्शन कर लेंगे जब किसी को आवश्यकता होगी। तो मैं इक्विटी शेयर को एक बार समझाने का प्रयास करूंगा कि इक्विटी शेयर को क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई AB प्राइवेट लिमिटेड ऐसी कोई नाम की कंपनी बनी और उसमें 2 शेयर होल्डर हैं A एंड B, और टोटल नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी में वो 10,000 है, और रेशियो जो है वो 50-50 है दोनों का। देन नंबर ऑफ शेयर A का होगा 5,000 और B का होगा 5,000 रुपए। तो मतलब उनकी वोटिंग पावर जो है वो भी 50-50% हुई, उनके शेयर 5-5 हजार रुपए हुए। अब इसी केस में अगर एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है, तो 50,000 रुपए के शेयर होल्डिंग ए के पास और 50,000 रुपए के शेयर होल्डिंग बी के पास हो जाएगी। ये होती है जनरल बेसिक फॉर्म ऑफ द कंपनी। अब जब भी कोई हम स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं तो जनरली सोचते हैं कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करा लें। अब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है वो
सारी चीजें थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कोई भी कंपनी जब रजिस्टर होती है तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर होती है, और वो एक एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक गवर्नमेंट का पोर्टल है, वहीं से कंपनी रजिस्टर होती है। तो उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं कि आपने सोचा कि मुझे कंपनी बनानी है, तो आप एक नाम सोचेंगे जो भी प्राइवेट लिमिटेड के साथ खत्म होगा। जैसे मान लीजिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड आपने सोचा, तो नाम आप हो गया। वो कंपनी में नाम मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा, ये बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। उसको आप पहले नेम के लिए अप्लाई करते हैं, वो नेम कई उसमें से ट्रेडमार्क हो गया आपका, आपका पहले कंपनी का कोई नेम है क्या, उस टाइप करके वो चेक करते हैं एमसीए वाले, और आपको एक नेम अप्रूवल लेटर दे देते हैं। जब आपको नेम अप्रूवल लेटर मिल जाता है तब आप कंपनी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसकी 2 शर्तें कि मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, जो कि दोनों शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, दोनों डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, और आप एक डिसाइड समय डिसाइड करते हैं, वही उस समय कंपनी रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में उसको भर देते हैं। और जब भर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए डिसाइड किया, 2 लोग डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर हैं, और 50% उनका रेशियो है शेयर कैपिटल का, तो आपको 50-50 हजार रुपए की शेयर कैपिटल मिलेगी। अब आपने वहां फॉर्म में भर दिया, कंपनी आपकी बन गई, आपको 6 महीने का टाइम मिलता है, वो 50-50 हजार रुपए उस कंपनी के करेंट को ओपन करा के आपको वहां उसी बैंक में जमा करना होता है। और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उन दोनों पर्सन के आधार, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो, ये चाहिए होता है। यूटिलिटी बिल चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस दिखाने के लिए। यूटिलिटी बिल की डिफिनीशन में आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, पासपोर्ट, इस टाइप की चीजें चाहिए होती हैं। बस ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, वो चाहिए होता है कि आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी का, आप करना क्या चाहते हैं, वो आप 3-4 लाइन में आप उसको लिखते हैं। उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नाम का एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें भरते हैं, तब आपकी कंपनी उस के बेसिस पे रजिस्टर हो जाती है। उसके लिए आजकल डिजिटल सिग्नेचर से आपके साइन होते हैं, तो उसके लिए डीएससी की भी रिक्वायरमेंट होती है, डिजिटल सिग्नेचर्स की। अब जब कंपनी बन जाती है, आप स्टार्टअप में कंपनी रजिस्टर करा लिए, अब बहुत समय बीत गया, कुछ नहीं करा, तो एनुअल कंप्लायंसेस जो होते हैं कंपनी के, ऐसा नहीं कि आप बना लिया आपको लीगल में कुछ भी नहीं करना। तो एनुअल कंप्लायंसेस जो होते हैं उसमें थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करना चाहूंगा। हर एवरी फाइनेंशियल ईयर कंपनी हैज टू फॉलो दीज लीगल कंप्लायंसेस। पहले तो आपको ऑडिट ऑफ जो आपने साल भर में ट्रांजैक्शन किए हैं उनका एक ऑडिट होगा, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। वो जब ऑडिट हो जाएगा तो आप एक आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ बहुत सारे फॉर्म फाइल होते हैं, MGT 7, AOC 4, ADT 1 टाइप के फॉर्म फाइल होते हैं। और हर साल आपको जब भी 31 मार्च खत्म होता है, जितने भी डायरेक्टर जिन्होंने डिन नंबर ले रखा है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उनको केवाईसी अपनी करानी होती है। अगर वो नहीं कराते हैं तो हर साल उनको 5,000 रुपए की पेनाल्टी भरनी पड़ती है। और ये सारी चीजें जब कंपनी की हो जाती हैं तो लास्ट में इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है, जिसकी लास्ट डेट 30 अक्टूबर होती है। तो ये हो गया हमारे मतलब एनुअल कंप्लायंसेस कंपनी बनने के बाद का जो प्रोसेस है। मैं एक कास्टिंग बता देता हूँ कि जनरली कोई भी प्रोफेशनल CA CS ये काम करते हैं तो जनरली 10 से 15 हजार रुपए चार्ज करते हैं इन सब कामों का, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फीस एंड ऑल। अब सवाल आता है, हमारी कंपनी बन गई, सारा हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब हमारा स्टार्टअप्स में हम उसका बेनिफिट्स कैसे लें। तो स्टार्टअप इंडिया जब 2016 में आया था तो गवर्नमेंट ने इंक्यूबेशन सेंटर बनाने स्टार्ट किए। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स भी गवर्नमेंट के कई तरह के हैं। जैसे मान लीजिए हमारे बिहार स्टेट में स्टेट इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जो हर कॉलेजेस में आजकल बनना स्टार्ट हो गए हैं। और स्टेट के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है जो बड़े बड़े कॉलेजों में आती हैं, IIT में, NIT, जैसे जिस स्कीम में मैं इंक्यूबेशन मैनेजर हूँ वहाँ पे TBI है, टेक्नोलॉजी बिजनेस कॉलेजों में भी स्टेट की हैं। और इन सब इंक्यूबेशन सेंटर्स की कमी नहीं है इंडिया में, 200-300 इंक्यूबेशन सेंटर है, सब मिला लिया जाए तो। स्टेट वाले भी, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी स्टेट के 70 हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में। एक होता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यहाँ भी कंपनियां लोग इंक्यूबेटेड करा के यहाँ से फंड लेते हैं। तो इंक्यूबेशन का प्रोसेस तो हर जगह चल रहा है, चलता रहेगा, लेकिन डिपेंड करता है अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको फंडिंग मिलेगी, नहीं कर रहे हैं तो ऐसे नॉर्मल कंपनी बना के आप सोचें कि हमको फंडिंग मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है।
अब आपने इंक्यूबेट करा लिया, मान लीजिए आपने स्टेट में इंक्यूबेट करा लिया और सेंट्रल वाले में कहीं इंक्यूबेट करा लिया, हर नाबार्ड के अपने हैं, सीडीबी के अपने इंक्यूबेशन सेंटर हैं, आजकल तो आरबीआई ने भी अपना इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट किया है, तो इंक्यूबेशन सेंटर्स की कमी नहीं है। बट ये है कि आपकी कंपनी क्या काम करती है, आप किस टाइप के प्रोसेस में हैं, तो उसके हिसाब से कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के इंक्यूबेशन सेंटर बने हुए हैं। जैसे अभी ओएनजीसी ने अपना इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट किया है, वो जो एनर्जी बेस्ड स्टार्टअप है उनको इंक्यूबेट करके उनको फंडिंग करता है। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स की कमी नहीं है। इंक्यूबेशन का मतलब सिर्फ फंडिंग नहीं होता, इंक्यूबेशन का मतलब हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है, कंसल्टेंट सपोर्ट होता है, स्पेस आपको देते हैं बैठने के लिए, आपको फंड देते हैं, आपको हर तरह से सहायता करते हैं इंक्यूबेशन सेंटर में किसी छोटी कंपनी को बड़ी करने में। तो इंक्यूबेशन सेंटर का बहुत सारा रोल है, तो उसकी चर्चा तो हम करेंगे। अब है कि इंक्यूबेशन सेंटर में अगर आपको इंक्यूबेट आप हो गए तो आपके पास फंडिंग के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। आप पैसा, आप हर आदमी के पास, हर स्टूडेंट के पास पैसा नहीं है कि अपनी पैसा लगा के वो कंपनी स्टार्ट करे। तो फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बहुत सारे हैं। स्टेट में आप इंक्यूबेट हुए, बिहार में, उत्तर प्रदेश में कहीं इंक्यूबेट हो जाए तो स्टेट वाले आपको सीड फंड देते हैं स्टार्ट करने के लिए, इंस्टॉलमेंट वाइज में 10 लाख 5 लाख जो भी आपको दें, कि आप प्रोटोटाइप टेस्टिंग के लिए, प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, बहुत सारे तरह की फंडिंग है। वो तो एक बार जब आप आते हैं तो वो समझ में चीजें आती हैं कि कौन कौन से हमको मिलेंगी। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है SIF, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम बोलते हैं। इसमें 20 लाख से 50 लाख रुपए तक मिलता है और इसकी प्रॉपर इवेल्युएशन वो लोग करते हैं आप इसमें जब अप्लाई करते हैं तो इसको अप्लाई करने के लिए कुछ इंक्यूबेशन स्पेसिफिक है, वहां आप इंक्यूबेशन लेना पड़ता है, तब इस स्कीम में आप अप्लाई करते हैं। अब इसमें क्या है कि डिपेंड करता है कि आपको कितना फंड वो लोग अप्रूव करते हैं। 20 लाख तक की नॉन रिफंडेबल होता है, जिसको आप ग्रांट कह सकते हैं। 20 लाख के ऊपर जो आप, Excuse me, sir. यस सर बताइए। Sir, there are means only 100 members. Restriction are there. Please allow some of them means alternate to join rest of the member for rest of the members. Sir. बिल्कुल आप कर सकते हैं, करिए। तो उसमें मुझे क्या करना होगा? Sir, already means there are restrictions to join that member. ओके। Many of yes, sir. Many of the students facing these problems. ओके, It is not तो मैं temporary वेट problem. It is permanent problem. तो मैं वेट करूं तब तक? No, sir. ओके, ठीक है। तो Sir, ये please एक तो change the platform, sir. Sir, please change the platform. प्लेटफॉर्म मींस सर गूगल मीट से अच्छा है कि MS पे लीजिए, नहीं तो बच्चे इतना ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, इसमें टर्म एंड कंडीशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वैसे रखते हैं। जूम पे। और ठीक है, मतलब अभी इसको हम लोग कर लेते हैं, फिर अब हम लोग रखेंगे, हर वीक रख लेंगे, तो हम देखेंगे कैसे करना है उसको, जिससे अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर पाए उसको। Yes, sir. Okay. Yes. ठीक है। मतलब ये हमको मालूम आज चल गया, तो मतलब पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, तो इसको मतलब कोई ऐसी चीज रखें जिसमें बहुत सारे लोग आ सकें। ठीक है, तो SISF में क्या, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में जो मैंने बताया कि आपको 20 लाख से 50 लाख रुपए तक फंडिंग मिल सकती है। डिपेंड करता है कि आप बिजनेस क्या करते हैं, आप वहाँ प्रेजेंट कैसे कर पा रहे हैं इवेल्युएशन कमेटी के सामने। तो इसमें SISF का लाभ लेने के लिए आपको कुछ इंक्यूबेशन सेंटर है जो सिर्फ SISF में फंड तभी मिलेगा जब उस इंक्यूबेशन सेंटर में आप जाएंगे। तो वहाँ पे आपका पूरा डेटा मांगा जाएगा, फाइनेंशियल डेटा, आपका फ्यूचरिस्टिक डेटा, जो भी जैसा है, आप क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो सारी चीज़ें इवेल्युएशन कमेटी उनकी बनी हुई है, तो वहाँ पे इवेल्युएशन होता है और आपको वहाँ से फंडिंग मिलती है अप्रूव होने के बाद। अब तीसरा आता है कि TBI फंडिंग। आजकल TBI बहुत बड़ी फंडिंग दे रहा है, जो टेक्निकल बेस्ड स्टार्टअप है इंडिया में। तो TBI के समय 73 इंक्यूबेशन सेंटर्स इंडिया में बने हुए हैं, जो बड़े कॉलेजेज हैं, जैसे आपके यहाँ BHU है, पटना है, इलाहाबाद है, IIT कानपुर है, यहाँ पे TBI के अपने इंक्यूबेशन सेंटर बने हुए हैं, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन। वहाँ वो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स को फंडिंग करते हैं, और उनकी फंडिंग का जो टोकन होता है वो काफी बड़ा होता है। मतलब वो 5 लाख 10 लाख नहीं, वो 50 लाख भी कर सकते हैं, 2 करोड़ भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके बिजनेस का क्राइटेरिया क्या है।
इस सब के बाद अगर हम देखें तो एक नाबार्ड बहुत बड़ा सेक्टर उभर कर सामने आता है आजकल इंक्यूबेशंस के लिए। तो नाबार्ड की फंडिंग है जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के जो भी कंपनीज हैं, जो एग्रीकल्चर जनरली डेयरी एंड एग्रीकल्चर में ये लोग नाबार्ड फंडिंग करता है, और नाबार्ड फंडिंग करता है तो ये रिफंडेबल होता है, मतलब ये ग्रांट नहीं होती है, ये रिफंडेबल होती है, लेकिन ये सिर्फ 3 to 4% इनका इंटरेस्ट रेट होता है, जो कि बैंक से बहुत कम है। तो नाबार्ड की भी अपनी एक फंडिंग है। सिडबी जो भी स्मॉल स्केल बिजनेस हैं, अगर वहां से आप जैसे एमएसएमई का सर्टिफिकेट आपको मिल गया, आप सिडबी के डिफिनीशन में आ गए, सिडबी ने अपनी एक डिफिनीशन बना रखी है। सिडबी फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये लखनऊ हेडक्वार्टर है इस बैंक का, आप सब लोग सुने होंगे सिडबी के बारे में। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में ये अपना एक इंक्यूबेशन स्टार्ट किया। अभी इंक्यूबेशन सेंटर तो बहुत कम है इसके, एक लखनऊ में ही मुझे समझ में आता है। तो इसकी अपनी एक फंडिंग है, तो ये फंडिंग करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, जो लोग बड़े प्लांट लगाना चाहते हैं और उस टाइप की चीजें हैं। तो सर फंडिंग की दिक्कतें नहीं है, बट आप एक अच्छा आइडिया लेके आए, एक अच्छे तरह से आए और अच्छे से इंक्यूबेट करें तो आपको फंडिंग मिलती है, फंडिंग की दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ये तो मेरा प्रेजेंटेशन था। आप एक क्वेश्चन आंसर रख लेते हैं, कुछ किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। हेलो, सर नाबार्ड फंडिंग के बारे में एक और बता दीजिए। हाँ सर, नाबार्ड फंडिंग क्या है कि ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, या कुछ ऐसा प्लांटेशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, या डेयरी उद्योग अगर आप कर रहे हैं, तो उसके लिए नाबार्ड फंडिंग देता है। नाबार्ड फंडिंग का स्टार्टिंग ही 15 लाख से होती है, बट उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी कंपनी कम से कम 2 साल पुरानी होनी चाहिए और आपकी कंपनी में मिनिमम 3 शेयर होल्डर होने चाहिए। तो ये जो अभी उनका करेंटली क्राइटेरिया चल रहा है, तो उसके बाद वो इवेलुएट करते हैं आपके फाइनेंशियल डेटा को और आपको फंडिंग करते हैं विथ इंटरेस्ट। मतलब वो ग्रांट नहीं, उसको आपको वापस करना है, बट वो बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट होता है। और कोई किसी को कुछ पूछना है इंक्यूबेशन के बारे में, कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं सबसे अधिक किया हूँ। फिजिक्स वाला का तो आपने नाम सुना ही होगा, फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड। यस सर। तो फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड मेरी ही बनाई एक्चुअली कंपनी थी आज से 2-3 साल पहले, 2020 में। और मैंने करीब 150 प्लस स्टार्टअप्स रजिस्टर किए हैं पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में। सर टीबीआई फंडिंग को थोड़ा डिस्क्राइब करिए। और टीबीआई फंडिंग ये है कि टीबीआई एक इंक्यूबेशन सेंटर है, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन, जो कि आईआईटीज और एनआईटीज में है। उसकी जैसे यहाँ पे आईआईटी बीएचयू में है, इलाहाबाद में है, तो ये भी एक इंक्यूबेशन सेंटर है। तो उस इंक्यूबेशन सेंटर में जो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप है उनको इंक्यूबेशन मिलता है, वहाँ पे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है और उनको फंडिंग की जाती है उनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। उनकी एक इवेल्युएशन कमेटी है जिसमें कि मेंबर रहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी डिपार्टमेंट के, उसमें इवेल्युएशन में मेंबर रहते हैं। तो आपकी कंपनी की पूरी प्रोफाइल सर फंडिंग का बेस क्या, उसमें इंटरेस्ट लगेगा या नहीं, फिर नहीं, ग्रांट नहीं, मिलेगा? टीबीआई का कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। टीबीआई का तो फंडिंग नहीं कह सकते, तो ग्रांट कहेंगे वो, मतलब उसको नॉन रिफंडेबल है, उसमें रिफंड होता ही नहीं। मैं तो अभी चूंकि टीबीआई में हूं तो उसके बारे में सबसे अधिक जानता हूं, मैं वही कर ही रहा हूं इस समय। सर डीपीआईटी में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? डीपीआईटी में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, ये स्टार्टअप इंडिया का अपना एक पोर्टल है जो कि अभी 2 महीने पहले थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले थोड़ी सी चीजें आसान थी, अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो बट उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पे आप जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करके उसमें अपनी डिटेल सारी भरेंगे, बिजनेस डिटेल भरेंगे, पर्सनल डिटेल भरेंगे, लीगल डिटेल भरेंगे, उसके बाद वो डिजिटल सिग्नेचर से साइन करके सबमिट कर देंगे, तो स्टार्टअप इंडिया इसको अप्रूव करके एक आपको सर्टिफिकेट दे देता। तो सर इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ही होनी चाहिए, अरे स्टार्टअप फर्म वगैरह रजिस्टर नहीं कर सकते? जी, मैं वही बताने जा रहा हूँ। स्टार्टअप इंडिया कहता है कि हमें 3 एंटिटी से मतलब है, एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, या तो पार्टनरशिप फर्म हो। लेकिन जनरली पार्टनरशिप फर्म को आप डालेंगे तो वहां उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल मतलब रिटर्न में तो है, लॉ में लिखा हुआ है, लेकिन
पार्टनरशिप फर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, सिर्फ कंपनी और एलएलपी को करते हैं। बट अच्छा ये होता है कि आप कंपनी बनाइए, बिकॉज जब कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर आपको पैसे देता है, फंडिंग देता है, तो उसके बदले वो कुछ परसेंटेज, सर्टेन परसेंट इक्विटी शेयर लेता है। तो चूंकि एलएलपी में इक्विटी शेयर तो होते नहीं, उसमें तो कंट्रीब्यूशन होता है, तो फिर उसके लिए दिक्कत हो जाती है आपको कि उसमें फिर समस्याएं आती हैं। इसलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप अगर आप बनाते हैं तो आपको इंक्यूबेशन सेंटर में आपको फंडिंग मिलने के ज्यादा अच्छे आसार होते हैं, बिकॉज उसमें इक्विटी होता है, तो आप 2-3% इक्विटी दे के उनसे फंडिंग ले लीजिए। ये प्रैक्टिकल है जो। और वीसी का नाम किसी ने सुना है कि नहीं? वीसी का, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म का। वेंचर कैपिटलिस्ट फर्में वो फर्में होती हैं जो इंडिया में बड़े लेवल का फंडिंग करती हैं, 2 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़। तो जब वीसी आपको वो फंडिंग करती है तो वहां भी इक्विटी शेयर वो लोग लेते हैं, इसलिए फिर वो उनके लिए दिक्कत हो जाती है जिनके पास कंपनी नहीं है। तो हमेशा जब भी स्टार्टअप में आप जाइए, मेरा सजेशन यही कि आप प्राइवेट लिमिटेड ही बनाइए। सर तो पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को जो है हम ये कर सकते हैं कंपनी में कन्वर्ट कैसे करेंगे फिर? हाँ, इसका प्रोसेस कैसा है? जी जी, इसका प्रोसेस बहुत टफ नहीं है। आपको एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी होती है 15 दिन के लिए, मतलब एडवर्टीजमेंट दे के इंग्लिश और हिंदी दोनों में 15 दिन का समय दिया जाता है कि हम अपना लिमिटेड लायबिलिटी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका एडवर्टीजमेंट दे दीजिए, उसमें एक नाम अप्रूव करवा के एमसीए के पोर्टल में उसको आप अप्लाई कर देते हैं। बहुत टफ काम नहीं है, 1 महीने में हो जाता है प्रोसेस। और मुझे लगता है कि खर्च की जहां तक बात करें तो 20-25 हजार रुपये लगता है पूरे कन्वर्जन में, एलएलपी टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्योंकि अगर किसी की पहले से एलएलपी बनी हुई है तो नई कंपनी बनाने से अच्छा है वो अपने आप को कन्वर्ट ही कर ले। सर जैसा कि आपने बोला कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 पर्सन का होना मैंडेटरी है। बिल्कुल सर। हाँ तो सर ये पूछना चाहता हूँ मैं कि वो दोनों पर्सन ब्लड रिलेशन हो सकते हैं मतलब? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आप या नहीं हो सकते। बिल्कुल हो मेरा सकते। मतलब मैं यदि अपने फादर या मदर को ले सकता हूँ, अपनी वाइफ को, बच्चे को, किसी एक को ये कर सकता हूँ ना साथ में? बिल्कुल कर सकते हैं सर। प्राइवेट का मतलब ये होता है कि क्लोजली होल्ड व्यक्ति, आप माँ बाप भी हो सकते हैं उनके साथ, भाई भी हो सकता है, वाइफ भी पार्टनर हो, मतलब उसमें शेयर होल्डर हो सकती है, ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं। और जनरली यही होता ही है सर, लोग घर ही के लोगों को बनाते हैं। जी जी सर। जी। और पूछिए सर, अभी तो बहुत सारा टाइम बाकी है। सर एक चीज और पूछना है, जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट का है, जैसे बिहार स्टार्टअप बिहार का है, तो उसको मतलब ये अप्लाई करने के लिए जो उनका जो सीड फंडिंग का जो है स्टार्टअप रिकॉग्निशन जो startup bihar.gov.in पे जो आता है, उसके लिए क्या हमें DPIIT ऐसा मैंडेटरी है क्या कि पहले वो कर ले DPIIT वाला स्टार्टअप? जी जी जी, इसने सर हर स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अपना MOU कर रखा है कि अगर हमारी स्कीम का बेनिफिट लेना है तो पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट से DPIIT लेके आना है। यानी पहले हमें DPIIT ले लेंगे तभी हमको बिहार का जो बेनिफिट है वो मिल पाएगा? जी 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 जी, पहले आपको स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद बिहार का या उत्तर प्रदेश का लेना। और ये सर DPIIT का जो मिनिमम जो ड्यूरेशन होता होगा, जैसे कि कितना दिन लग जाता होगा, जैसे अप्लाई टू गेटिंग द अप्रूवल सर, ऐसा करके? अप्लाई से अप्रूवल तक का प्रोसेस पहले सर 4 से 5 दिन में हो जाता था, बट थोड़ा सा नया पोर्टल आया है तो थोड़ा कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं जिसके चक्कर में 10 से 15 दिन लेते हैं। बट अगर किसी को करना हो तो मेरा नंबर है इसमें, आप उसको अप्लाई करके मुझे कॉल कर दीजिए, मेरे DPIIT में मेरे कनेक्ट है, तो मैं उनको फोन करके कंपनी का नाम बता के मैं अप्रूव करवा देता हूँ। सर तो इसके लिए सर DPIIT के लिए पहले तो ये आपको जैसे बोले कि कंपनी भी रजिस्टर करना पड़ेगा, ये सब चीज मैंडेटरी है? पहले कंपनी रजिस्टर करो फिर आप DPIIT करो? पहले कंपनी LLP बनाइए, फिर उसके सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप DPIIT के लिए अप्लाई करिए। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है? सर ये शार्क टैंक वाले जो मतलब इन्वेस्ट करते हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट में क्या डिफरेंस है दोनों में?
शार्क टैंक वाले भी वेंचर कैपिटलिस्ट ही हैं, लेकिन सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज आ रही? यस सर, नाउ यू आर ऑडिबल। जी, मैं ये कह रहा था कि शार्क टैंक भी देखा जाए तो वेंचर कैपिटलिस्ट ही है, और वेंचर कैपिटलिस्ट की एक्चुअली कोई परमानेंट डिफिनीशन नहीं बनी हुई है कि ये वेंचर कैपिटलिस्ट है, ये नहीं है। वेंचर कैपिटलिस्ट भी कई प्रकार के इंडिया में, जैसे फॉरेन वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, बहुत सारे ज्वाइंट होके फंडिंग करते हैं, तो वेंचर कैपिटलिस्ट तो सभी हैं। बस शार्क टैंक ने क्या किया है कि अपना एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया, अपने एक अलग पहचान बनाई है, तो वे भी वीसी है, कोई अलग नहीं, वो भी इक्विटी लेते हैं इन्वेस्ट करने के बाद। सर प्राइवेट लिमिटेड कराने के बाद टैक्स का क्या है? सर प्राइवेट लिमिटेड कराने के बाद टैक्स का ये है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है उस पे 30% टैक्स लगता है नेट प्रॉफिट पे, लेकिन जनरली सर जो नेट प्रॉफिट निकलता है वो सब कुछ घटाने के बाद निकलता है, सब कुछ एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस, सारा कंट्रीब्यूशन, सारा ट्रांसफर करने के बाद नेट प्रॉफिट बहुत कम दिखाते हैं आप, जो आप बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट दिखाते हैं बहुत कम दिखाते हैं, तो टैक्स से डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं एक बताना भूल गया, अगर आप स्टार्टअप इंडिया में DPIIT का रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं तो आपको 2 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे 3 साल लगातार कोई टैक्स नहीं। जिस दिन से आप टैक्स एग्जम्पशन लेना शुरू करेंगे और आपके पास DPIIT का रजिस्ट्रेशन है तो आपको 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये भी एक बेनिफिट है स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन का। थैंक यू सर। जी, और दूसरा एक जो मैंने बेनिफिट बताना भूल गया, मतलब जब भी आप पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं या ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हैं या कॉपीराइट की किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करते हैं आप, तो अगर आप स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड हैं तो आपको 50% ऑफ द गवर्नमेंट फीस की डिडक्शन मिलता है वहां पे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर एक बार कॉल कर देते सर, नेटवर्क इशू था। कौन किसके बारे में सर? सर जो स्टार्ट किए हम समझ में आया सर, नेटवर्क प्रॉब्लम इशू था। अच्छा, ओके ओके, पूरा स्टार्टिंग से? यस, थोड़ा कॉल कर देते सर। ठीक है। थैंक। देखो, हु इज स्टार्टअप इंडिया? स्टार्टअप्स कौन है इंडिया में, मैं ये बता रहा था। स्टार्टअप वो है कोई भी ऐसी एंटिटी जो रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT है। आपने कंपनी बनाई, आपने रिकॉग्निशन ले लिया DPIIT से, तो आप स्टार्टअप ट्रीट किया जाओगे इंडिया में, भले आप स्टार्टअप टाइप कुछ हो कि नहीं हो, इससे गवर्नमेंट को मतलब नहीं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, भले आप रियल एस्टेट का काम करें तो भी आप स्टार्टअप है गवर्नमेंट की डिफिनेशन के लिए। अब एंट्रीज कितने प्रकार की होती हैं, किन किन के थ्रू आप स्टार्टअप इंडिया में जा सकते हैं? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, LLP है, पार्टनरशिप फर्म है, ये तीनों रिकॉग्नाइज हो सकती हैं स्टार्टअप इंडिया में, लेकिन जनरली सभी लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू ही स्टार्टअप इंडिया में जाते हैं, बिकॉज वहां इक्विटी शेयर्स होते हैं, तो इसलिए फंडिंग वगैरह में आसानी होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसा स्ट्रक्चर है बिजनेस का जो मिनिमम 2% जिसको ओन करते हैं, और वो दोनों पर्सन शेयर होल्डर कहलाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी के मालिक होते हैं वो शेयर होल्डर हैं। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर्स आर द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स हमेशा शेयर होल्डर से छोटी पोस्ट होती है। लोगों के दिमाग में ये रहता है डायरेक्टर बड़ा है, डायरेक्टर बड़ा नहीं होता, हमेशा मालिक बड़ा होता है। डायरेक्टर आर द ओनली एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। देयर शुड बी मिनिमम 2 डायरेक्टर्स इन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इक्विटी शेयर क्या होता है? जैसे जी बताइए सर, स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप बिहार में कुछ फर्क है? आप बिल्कुल सर, फर्क है। स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ सर 1 अप्रैल 2016 को मोदी जी ने शुरू किया। स्टार्टअप इंडिया है कि आप स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट लेते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। अगर वो सर्टिफिकेट आप ले लेते हैं तो पूरे इंडिया में सारे स्टेट में आप उसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टअप बिहार में रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो आप सिर्फ स्टार्टअप बिहार की जो पॉलिसीज हैं उनके बेनिफिट्स ले सकते हैं। और स्टार्टअप इंडिया के जो बेनिफिट्स हैं सर, उसमें टैक्स एग्जेम्पशन। आवाज कट के आ रहा है। सही आ रहा है, आपका नेटवर्क इशू है। क्लियर नहीं आ रहा क्या? क्लियर है सर, क्लियर है सर। क्लियर है सर, आप क्लियर है।
स्टार्टअप इंडिया के सर बेनिफिट्स ये हैं कि आपको 3 ईयर का टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, 3 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। आपको कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अपने आप को रिकॉग्नाइज कराना है, जैसे पेटेंट हो गया, आपका ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, यहाँ पे आपको 50% गवर्नमेंट की फीस की छूट मिलती है अगर आप स्टार्टअप इंडिया से रिकॉग्नाइज हैं तो। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्टार्टअप इंडिया के। लेबर लॉ का कोई भी कमिश्नर आपके यहाँ 3 साल नहीं आ सकता अगर आपके पास स्टार्टअप का सर्टिफिकेट है तो। कोई भी छापा आपके पास, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं काट रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉय ESIC होता है, आपने सुना होगा, अगर वो नहीं काट रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फैक्ट्री एक्ट के कंप्लायंसेस नहीं कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लेबर लॉ का मतलब कोई भी ऑफिसर आपके यहाँ छापा नहीं डाल सकता, आपको परेशान नहीं कर सकता अगर आपके पास स्टार्टअप इंडिया का। और कुछ सवाल है? सर किसी कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर कैसे डिसाइड होता है? तो सर आप जब कंपनी बनाते हैं उस टाइम पे एक इनिशियल फंडिंग आप वहां डालते हैं। आप अगर आपको लगता है कि हम दोनों लोग मिलकर 1 लाख रुपए जमा कर पाएंगे विद इन 6 मंथ, तो आप 1 लाख रुपए की कंपनी बना लीजिए, उसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं। जब भी कंपनी बनाते हैं तो वहाँ पूछता है कि व्हाट इज हाउ मच पेड अप कैपिटल, तो वहां आप लिखते हैं 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पेड अप कैपिटल है तो 10,000 मान लीजिए शेयर है 10 रुपए के, तो 1 लाख हो गया। मतलब 10 रुपए की जनरली लोग शेयर रखते हैं, 100 का भी आप रख सकते हैं एक शेयर की वैल्यू स्टार्टिंग में, लेकिन 10 का जनरली लोग रखते हैं। तो अगर टोटल 10,000 शेयर हैं और 10 रुपए का तो 1 लाख हुआ। अगर उसमें रेशियो अपने हिसाब से आप देख लीजिए 40-60 रखना है कि 50-50 रखना है, तो जो आप वही रखते हैं वही आपकी शेयर कैपिटल होती है। उसको आप कभी भी घटा सकते हैं, कभी भी बढ़ा सकते हैं, उसके अपने एक लीगल कंप्लायंसेस अगर वो करके आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और सर इवैल्यूएशन कैसे डिसाइड होता है? सर इवेल्युएशन डिसाइड होता है आपकी कंपनी काम क्या करती है। अगर आपकी कंपनी एसेट बेस्ड है, मतलब उसमें बहुत सारा मशीनरी है, तो उसके लिए एसेट बैकिंग मेथड है। इवेल्युएशन करने का वैल्यूएशन कर ऐसी कोई कंपनी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करती है, उसके पास कोई मशीनरी लैंड नहीं है, तो उसमें कैसे फिर डिसाइड होगा? तो उसके लिए अलग रूल्स फॉलो किए जाते हैं वैल्यूएशन के। उसमें फ्यूचरिस्टिक देखो सच्चाई सर ये है कि वैल्यूएशन आप नहीं करते हैं, वैल्यूएशन आप एग्री करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वेंचर कैपिटलिस्ट है VC, और आपकी कंपनी 3-4 साल पुरानी है, आपको 2-3-4 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपके साथ एक मतलब वो अंडरस्टैंडिंग करता है कि मैं इतने रुपए की वैल्यूएशन पे आपको पैसा दूंगा, क्या आप एग्री हैं? अगर आप एग्री हैं तो पैसा आपको देगा, और आप एग्री नहीं है तो आपको पैसा नहीं देगा। वैल्यूएशन कोई वैल्यूअर डिसाइड नहीं करता। हाँ, वैल्यूअर साइन करता है वैल्यूएशन रिपोर्ट पे, लेकिन कहो कि वो है ना वैल्यूएशन जैसे मान लीजिए कोई कंपनी 10,000 शेयर की है और उसका वैल्यूएशन 1 लाख रुपए किसी ने निकाला, तो कंपनी की एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए हो गई। और कोई 10 लाख निकाला तो 100 रुपए हो गई। यही कंपनी की वैल्यूएशन होती है। कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड की जाती है, बट उसको मानते वही लोग हैं जो लोग जिनको फंडिंग करनी है, जिसको फंडिंग लेनी है, बात खत्म। और सर क्या-क्या लीगल इंफॉर्मेशन जरूरी है बिगिनर्स के लिए? क्या कंपनी स्टार्ट करने के लिए? यस सर, कोई लीगल नोटिस ना आए इस टाइप से कुछ? मेरे हिसाब से कोई भी आदमी कंपनी अपनी बना रहा है तो एक प्रोफेशनल से टच होना उसका बहुत जरूरी है। किसी भी कंपनी सेक्रेटरी या किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप कोई काम करवाते हैं तो उसको आप ये कह दीजिए कि हम आपको साल भर की एक फीस दे देंगे, बट हमको आप समय समय पे कंप्लायंस, उतने ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं है। जो मैंडेटरी कंप्लायंसेस है ये है कि जब कंपनी आपने बनाई तो 6 महीने के अंदर आपको पैसा जमा करना है, एक कंप्लायंस हो गया। और जिस दिन कंपनी बनाई, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर गुजर गया है तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बाद जो है 30 सितंबर तक आपको ऑडिट करवानी है। हर साल 30 सितंबर लास्ट डेट है ऑडिट करवाने के लिए। ऑडिट करवाने के बाद नॉमिनल फाइलिंग हो जाती है और आपका ITR सबमिट हो जाता है। यही जनरल कंप्लायंसेस हैं कंपनी के। सर कंप्लायंस क्या है और कितना है? सर कंपनी कंप्लायंस डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप की और क्या क्या कंपनी में कर लिए। जनरल कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 2 शेयर होल्डर है, नॉर्मल सा काम करती है, तो एक सिर्फ एनुअल कंप्लायंसेस होते हैं। हर साल डायरेक्टर की KYC होनी है और हर साल एनुअल फाइलिंग और ऑडिट होना है और ITR जाना है। तो टोटल का खर्चा 10 से 15 हजार रुपए जनरली प्रोफेशनल्स चार्ज करते हैं। बस इतना ही कंप्लायंस है और ज्यादा कंप्लायंस नहीं है। हेलो सर जी सर बताइए।
50 लाख मांग रहा 5% इक्विटी, तो कंपनी का वैल्यूएशन हो गया 10 करोड़, ठीक है। जी तो अगर मतलब जैसे वहाँ काउंटर ऑफर दिया जाता है, तो काउंटर ऑफर पे जैसे एग्जांपल 50 लाख में 5% इक्विटी के लिए 10 करोड़ का वैल्यूएशन हुआ, तो उसमें 3 साल को उसको दे रहा 75 लाख फॉर 60% ऑफ इक्विटी। तो इस इक्विटी, तो इसमें सर समझ में नहीं, वैल्यूएशन मतलब जो 10 करोड़, तो वहाँ 10 करोड़ तक कंपनी कमाएगी, वहां तक उसका पार्टनर रहेगा या क्या होता है, वही हमको समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, वैल्यूएशन का मतलब ये नहीं होता है कि कब तक कौन रहेगा, मतलब अगर उसने 10% इक्विटी आपके कंपनी में ले लिया शार्क टैंक ने अपने नाम से, तो वो आपका शेयर होल्डर बन गया। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में ए और बी पर्सन है, ए पर्सन और बी पर्सन, तो अगर उसने फंडिंग दे के 10% इक्विटी ले लिया, तो इसका मतलब एक पर्सन और जुड़ गया उसमें, जो कि शार्क टैंक है, वो भी आपका शेयर होल्डर बन गया। वो भी 10% तक आप में राइट रखता है, आप में वोटिंग पावर रखता है आपकी कंपनी में। तो आपकी कंपनी जब तक चलेगी और जब तक वो चाहेगा शार्क टैंक, तब तक आपकी कंपनी में शेयर होल्डर बना रह सकता है, और तब तक हर साल जितना प्रॉफिट होगा कंपनी में, उसका 10% का प्रॉफिट का वो हकदार होता है। ये होता है शेयर होल्डर और मतलब फंडिंग करना। ओके सर, समझ गए, थैंक यू सर। सर सिर्फ प्रॉफिट का हकदार होता है या लॉसेस भी ये करता है, शेयर करता है? हेलो, यस सर। यस सर। ये आवाज नहीं है मेरी? यस सर। ओके, तो मतलब वैल्यूएशन का मतलब ये हुआ, फंडिंग करने का मतलब यही हुआ कि अगर उसने शार्क टैंक ने आप पे इन्वेस्ट किया है 10%, तो 10% का मालिक को हमेशा बना रहेगा जब तक कंपनी। सर आपकी आवाज गायब हो गई। Something issue in your audio, sir. ओके, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क का इशू है मेरे यहाँ। तो सर ये पूछ रहे थे हम कि वो कंपनी लायबिलिटी भी शेयर करेगी क्या अगर वो इक्विटी होल्डर है तो? सर अगर इक्विटी में किसी ने इन्वेस्ट किया है तो उसके राइट्स और लायबिलिटी दोनों शेयर होते हैं, लायबिलिटी भी शेयर होती है सर। इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब यही। मुझे लगता है कुछ नेटवर्क में इशू आ रहा है, कुछ ज्यादा ही आ रहा है। मेरी वॉइस आ रही है? सर इसलिए वो हर एक चीज अपना प्लेटफॉर्म वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। जी। सर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है सर, उसमें जो मिनिमम 2 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया भी है क्या सर कि मिनिमम इतना इक्विटी किसी पर्टिकुलर पर्सन को होना ही चाहिए, या ऐसा भी कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं। अगर 10,000 शेयर है तो 9,999 शेयर एक आदमी ले सकता है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है सर, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। थैंक यू सर। जी। सो डायरेक्टर एंड द शेयर होल्डर दोनों सेम हो सकते हैं या मतलब डिफरेंट? कंपनी में जनरली प्राइवेट कंपनी में वही होता ही है, 2 ही लोग होते हैं, वही डायरेक्टर होते हैं, वही शेयर होल्डर होते हैं। सर जैसे एडटेक कंपनी को यदि स्टार्ट करना चाहता है, कोई अपना वेबसाइट बना के कुछ पढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी क्या क्या चीज ध्यान रखने चीज होती है सर? सर एडटेक में अगर आप एप्लीकेशन अपना बना रहे हैं, तो एक तो जो भी जितनी स्टूडेंट की आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उनको एक डेटाबेस बनाएं और उसको सिक्योर रखें, बिकॉज इस समय जो सिक्योरिटी वाले मसले चल रहे हैं बहुत ही टाइट हैं। जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट की आई है टाइट है, और जनरली प्राइवेट कंपनी बना के अपना आप करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसमें जो स्पेसिफिक चीज ध्यान देने लायक ये है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स की,
उनको एक सिक्योर फॉर्म में रखिए और हमेशा एक अपने एप्लीकेशन में कुछ ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन लगा दीजिए कि बिना उसके एक्सेप्ट किए कोई आपकी एंट्री ना कर सके। उसमें सारा कुछ लिखिए कि आई एम गिव द परमिशन टू, ये सब करके होता है उसमें क्लास एक, उसको ऐड करा दीजिए। सर एक क्वेश्चन था कि को फाउंडर्स और जो भी एम्प्लॉय ज्वाइन होंगे कंपनी में, तो उससे रिलेटेड क्या लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं? सर एम्प्लॉय अगर ज्वाइन होते हैं, अगर 10 तक एम्प्लॉय हैं, अगर 10 एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय रजिस्टर बना सकते हैं, उसमें एंट्री कर सकते हैं कि ये हमारे एम्प्लॉय हैं, उनको एक ऑफर लेटर दीजिए। लेकिन अब 10 से ऊपर जाते हैं तो सर आपके ऊपर कुछ एक्ट अप्लीकेबल होने लगते हैं, जैसे ईपीएफ। अगर आप 20 के ऊपर जाएंगे तो प्रोविडेंट फंड का क्लास एप्लीकेबल हो जाएगा, तो उसके लिए प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उनको आप जो भी 12% ऑफ द सैलरी है उनको आप गवर्नमेंट को जमा करनी पड़ती है। मतलब उसके नाम से, एम्प्लॉय के नाम से जो लॉगिन होता है उसी खाते में 12% काट के गवर्नमेंट को जमा करनी होती है सर। सर ये 3 साल के बाद करना होता है सर, या इनिशियल स्टार्टिंग? 3 साल से मतलब नहीं है, जब भी आप 20 एम्प्लॉइज क्रॉस करेंगे उस केस में आप अप्लीकेबल हो जाता है सर। लेकिन जनरली जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल लोग दिखाते ही नहीं है उसको, तो 2-3 साल तक लोग सर ऐसे ही करते हैं, बट दिखाना चाहिए। मतलब एज पर लॉ ये है, अगर आप दिखाते हैं 20 के ऊपर अपनी एम्प्लॉय तो आपको पीएफ का रजिस्ट्रेशन लेकर उस पर पीएफ का डिडक्शन करना पड़ता है सर। ओके सर, थोड़ा सा क्राउड फंडिंग एक्सप्लेन कर दीजिएगा। क्राउड फंडिंग ये तो टर्म अपने आप का बनाया हुआ है, ये कोई लीगल टर्म नहीं है क्राउड फंडिंग। तो इसमें ये है कि जनरली जैसे मान लीजिए कोई बड़ी इंडस्ट्री है, अब बड़ी इंडस्ट्री है तो उसको बहुत सारा पैसा चाहिए बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए। कोई एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, कोई एक फंडर है, फंड प्रोवाइडर, जो कि पूरा का पूरा रिस्क नहीं लेना चाहता है। अब पूरा का पूरा रिस्क नहीं लेना चाहता तो अपना एक वो लोग कार्टेल बना लेते हैं कि हम 10 वेंचर कैपिटलिस्ट मिलके 10-10 लाख रुपए करके 1 करोड़ की फंडिंग कर रहे हैं। तो उन 10 लोगों के पास इक्विटी एक नाम से वो लोग लेते हैं, लेकिन उस पर ओनरशिप इंटरनल एग्रीमेंट वो लोग कर लेते हैं कि उसमें ओनरशिप हमारी 10 की है, तो उसी को क्राउड फंडिंग कहते हैं। जब कोई एक आदमी रिस्क लेने को तैयार नहीं है, एक फंड प्रोवाइडर, तो अगर ढेर सारे होते हैं मिल के आपको फंड कर रहे हैं तो क्राउड फंडिंग होती है। ये कोई लीगल टर्म नहीं है। सर रॉयल्टी क्या होता है? सर रॉयल्टी को तो हिंदी में कहते हैं अधिकार शुल्क। जैसे मान लीजिए रॉयल्टी कहाँ से आप टर्म ला रहे हैं ये रॉयल्टी का? जैसे मान लीजिए मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर बोलते हैं मैं आपको एक्स अमाउंट रॉयल्टी में दे रहा हूँ, इसका मतलब रॉयल्टी पहले मैं आपको समझाते तो होती क्या है। जैसे मान लीजिए आपने कोई बुक लिखी और आपकी बुक पब्लिशर ने वो प्रिंट करके उसको मार्केट में सर्कुलेट कर दिया, तो पब्लिशर जितनी बुक बेचेगा, तो जो ऑथर है बुक का, वो कह दिया कि जो टोटल बुक बिकी उसके टर्नओवर का मुझे 4% चाहिए, तो वो हो गई रॉयल्टी। क्योंकि उसने किताब लिखी है तो उसका अधिकार उस किताब पे रॉयल्टी लेने का, तो ये रॉयल्टी हुई। अभी ये फाइनेंस टर्म में रॉयल्टी कहाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है ऐसे कहीं से वर्ड आप उठा लिए हैं उसको। रॉयल्टी जनरली इक्विटी के लिए लोग यूज करते हैं, तो उसका मुझे आइडिया नहीं आप किस टर्म में यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ उस चीज को। और सर कस्टमर एक्विजिशन। ओके सर जी। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होता है सर? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक जब तक नहीं पहुंचेगा, जब तक आपके प्रोडक्ट बनाने का फायदा क्या है? तो प्रोडक्ट बनाने के बाद जो कास्ट शुरू होती है कस्टमर को बेचने में, उस वहां से लेके कस्टमर को बेचने तक की जो भी कास्ट होती है उसको कस्टमर एक्विजिशन कास्ट कहते हैं, क्योंकि आपने वहां कस्टमर को मार्केटिंग हो गया, आपका एडवर्टाइजिंग हो गई, सारे कस्टमर एक्विजिशन कास्ट। सर एबिटा क्या होता है? एबिटा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टर्म्स है। एबिटा मतलब कि इक्विटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने कमाए, तो उस पे क्या है, पहले आप अगर किसी से लोन लिए तो इंटरेस्ट देंगे, फिर गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, तो उसके बाद जो अमाउंट प्रॉफिट की बचती है उसको एबिटा कहते हैं। धीरे धीरे जब आप लोग बिजनेस करते हैं तो सीख जाते हैं ऐसे टर्म्स, कोई बहुत टफ टर्म्स नहीं है, इनकी रिक्वायरमेंट भी इतनी नहीं है, कोई ना कोई प्रोफेशनल होता है हेल्प करने के लिए। सर इंटरेस्ट पे जो बिहार स्टार्टअप में जो 10 लाख का प्राइस मिल रहा है वो लेना सही रहेगा कि फंडिंग के लिए कहीं और जाना सही रहेगा?
सर मुझे एक्चुअली बताऊं कि बिहार स्टार्टअप पे फंडिंग की जो क्वालिटी है, मतलब वैसे तो मतलब वैसा नहीं करना चाहिए, बट उतना नहीं है, क्योंकि आप मेरे हिसाब से जैसे यूपी की जो फंडिंग है, ये फंडिंग देते हैं नॉन रिफंडेबल फंडिंग है, विदाउट एनी इंटरेस्ट। 10 लाख रुपए देते हैं तो ठीक है, किसी को इनिशियल 10 लाख रुपए मिल गए, ठीक है। इंटरेस्ट लेना मुझे लगता है स्टार्टअप से ठीक नहीं है, बट अब गवर्नमेंट की अपनी सर एक साथ दो फंडिंग ले सकते हैं, जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडिंग एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट हाँ, स्टार्टअप में अगर हैं आप, बिहार में हैं, तो बिहार से 2 जगह इंक्यूबेट होके आप फंडिंग नहीं ले सकते हैं। 2 ही, मतलब स्टेट की 2 पॉलिसी, मतलब 2 जगह स्टेट की पॉलिसी में इंक्यूबेट होके आप फंडिंग नहीं ले सकते हैं, लीगल है। लेकिन आप एक फंडिंग ले रहे हैं बिहार स्टार्टअप की, एक फंडिंग ले रहे हैं टीबीआई की, एक फंडिंग ले रहे हैं नाबार्ड की, एक फंडिंग ले रहे हैं सिडबी की, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। सेम सर, सब पॉलिसी नहीं होनी चाहिए बस। सर एक और चीज पूछना था कि क्या कोई लीगल डिस्प्यूट्स भी आते हैं सर स्टार्टअप में? सर कोई भी ऐसा काम आप करेंगे जो एज पर लॉ नहीं है, तो फिर लीगल डिस्प्यूट तो आ सकता है। मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, दो शेयर होल्डर हैं, कंपनी बना लिए, बाद में किसी ने पैसा लगाया, किसी ने नहीं लगाया, और प्रॉफिट वो बराबर रेशियो को मांगते हैं, तो फिर डिस्प्यूट्स होते हैं। इसलिए सारी चीजें ऑन पेपर रखनी चाहिए, सारी चीजें रिटर्न में होनी चाहिए कि ये हमारा रेशियो है, ये हमारा प्रॉफिट जो आया है, ये रेशियो इसका होगा। ये सारी चीजें, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सब रिटर्न में होनी चाहिए। नहीं डिस्प्यूट तो हो सकते हैं सर, पैसा जहां आता डिस्प्यूट होते हैं। बट पहले कंपनी शुरू करने में ध्यान देना चाहिए, डिस्प्यूट होंगे कि नहीं होंगे, ये सब कोई बहुत महत्व का मुद्दा नहीं है। सर जैसे 2 कंपनी है, जैसे पहली कंपनी है फिजिक्स वाला, जी ठीक है सर, और एक और जैसे कोई और कंपनी खोल रहा है एजुकेशन वाला, तो क्या फिजिक्स वाला कोई लीगल टर्म भेज सकता है कि हाँ वाला आपने मेरा चुरा लिया, जैसे कुछ? नहीं, मुझे लगता है कि ट्रेडमार्क के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो वाला से तो कोई डिफरेंस नहीं होगा सर। दूध वाला भी हो सकता है, फिजिक्स वाला भी हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। वाला इज इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, फिजिक्स वाला कोई रखना चाहे तो उसको नहीं मिलेगा। वाला कोई जो WALA है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिजिक्स वाला कोई नहीं रह सकता। मतलब फिजिक्स वाले में अगर आप बीच में स्पेस देके भी करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं। सर ये पता कैसे चलेगा कि हाँ ये कंपनी रजिस्टर्ड है पहले कि नहीं? सर आप MCA पोर्टल में जाएंगे, MCA पोर्टल में एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का एक पोर्टल है, वहां पे जाएंगे, वहां पे चेक कंपनी नेम में क्लिक करेंगे, तो वहां डालेंगे तो वहां उस टाइप की सारी कंपनी के नाम आ जाते हैं। वो कोई बड़ी समस्या नहीं हो, तो आप चेक कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर एक स्टार्टअप खोलने के लिए कितना मैक्सिमम कितना पर्सन को ऐड कर सकते हैं? मैक्सिमम कितना पर्सन? यस सर। सर वो डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जो प्राइवेट कंपनी की डिफिनीशन है उसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200% होने चाहिए। 200% के ऊपर आप नहीं कर सकते। बट स्टार्टिंग में जब आप बनाते हैं तो मैक्सिमम 7 ही से कंपनी बना सकते हैं, 7 से ज्यादा आप अलाउ ही नहीं करेगा कंपनी बनाने को सर। बाद में भले जुड़ते जाएं, लेकिन स्टार्टिंग में 7 ही होंगे। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या बोलूं? सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। सर अगर बिहार स्टार्टअप से सीड फंडिंग लेना है तो उसके लिए मतलब हम लोग पार्टनरशिप फर्म बना के कर सकते हैं या फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? सर प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म से कर सकते हैं, लेकिन अगर इक्विटी वाला सीड फंड लेना है तब नहीं कर। सीड फंड तो ले सकते हैं सर, क्योंकि वहां पे इक्विटी नहीं है सर, सीड फंड ले सकते हैं। आगे इक्विटी वाला अगर लेना होगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगा। जी, इसलिए तो कहते हैं कि उस टाइम फिर अगर हम ये कर सकते हैं क्या, अभी सीड फंड ले लिए पार्टनरशिप मतलब फर्म पे, और बाद में फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन कर लिए प्राइवेट लिमिटेड में, और फिर बट सर उसमें प्रॉब्लम सर ये आएगी ना कि आपकी इवैल्यूएशन सर नहीं होगी कंपनी की, क्योंकि आपने जब ग्रो करने का टाइम था तो पार्टनरशिप कंपनी में काम किया,
फिर एक नई कंपनी खोल रहे हैं, तो उसमें वैल्यूएशन सर आपकी गिर जाएगी, वैल्यूएशन ही नहीं कंपनी क्रिएट हो पाएगी। तो कंपनी की वैल्यूएशन सर क्रिएट होती है एक तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से, और दूसरी कितना पुरानी कंपनी उससे। तो बार बार नई बनाएंगे तो सर वो नया हो जाएगा, तो वैल्यूएशन क्रिएट नहीं हो पाती सर। ले सकते हैं आप, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा मानना है कि स्टार्टिंग से ही आप प्राइवेट लिमिटेड रखिए। 10-15 हजार रुपए साल का खर्चा होता है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, जिसको करना है बिजनेस तो आप कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू। और किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। सर ये बिहार स्टार्टअप के थ्रू जो 10 लाख का जो सीड फंडिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, ये इंटरेस्ट फ्री नहीं है सर? इंटरेस्ट फ्री तो हाँ, ये 10 लाख वाला ना सर, 10 लाख वाला इंटरेस्ट फ्री है सर, ये तो ग्रांट है ना। इसमें पॉलिसी में सर अभी चेंज हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इस महीने के लास्ट तक वो क्लियर हो जाएगी पॉलिसी। ओके सर। और सर यदि अभी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना वो खोलना चाहता है, तो कौन सी किस पोर्टल से वो अपना कंपनी वो ओपन कर सकता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर बनाना चाहता हो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के MCA नाम का एक पोर्टल है, बट सर उसको एक आम जैसे एक नॉर्मल आदमी इसको नहीं कर सकता है, क्योंकि सर वहाँ प्रोफेशनल के सिग्नेचर लगते हैं। प्रोफेशनल की डिफिनीशन में सर वहाँ CA CS और CMA है, तो फिर उससे साइन कैसे होंगे? इसलिए किसी भी को कंपनी खोलनी है तो प्रोफेशनल से कनेक्ट करके वो कार्य करे। और सर ये मतलब वो उसकी ये प्रोफेशनल जो भी होंगे वो हमारे आइडियाज को नहीं ये करेंगे, उसका कोई कॉपीराइट या कुछ उस तरह का कुछ होता है क्या? इस सर किसी भी प्रोफेशनल के पास आप जाइए तो एक NDA साइन करा लीजिए। तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लगता है प्रोफेशनल ऐसा नहीं करते हैं सर, वो दिन भर हजारों कंपनियां मतलब वो अपने जीवन में इतना बनाते हैं, किसी को आइडिया नहीं चुराते सर। और दूसरी बात ये है सर, कोई आइडिया चुरा के कोई किसी कुछ नहीं कर सकता, मेन होता है इम्प्लीमेंटेशन। आइडिया तो मुझे भी है कि ये बना दो तो रॉकेट बना दो, ये बना दो हवाई जहाज बना दो, लेकिन सर इम्प्लीमेंटेशन वही कर सकता है जो उस चीज को अच्छे से समझता है। आइडिया से कुछ भी नहीं होता सर, कोई आइडिया आप किसी को बताएंगे कोई चुरा नहीं सकता। ये मैं देख चुका हूँ सर, 4-5 साल से स्टार्टअप इकोसिस्टम में हूँ, आप किसी का आइडिया चुरा नहीं सकते। जिसने जो कोई काम 4-5 साल लगा के किया, उसको आप कैसे सोचेंगे कि मैं उसको आइडिया जान के उसको 1 साल में कर लूं? हो ही नहीं सकता सर, पॉसिबल ही नहीं। वैसे सर NDA क्या होता है सर? NDA सर ये होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। कोई भी काम आप किसी के साथ कर रहे हैं तो पहले NDA एक बना के साइन कर लीजिए कि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन आप किसी को बताएंगे नहीं, कोई यूज नहीं करेंगे विदाउट माई परमिशन। ओके सर। जी, बाकी मेरा नंबर है नीचे स्लाइड में, किसी को नोट करना है तो नोट कर ले। मैं किसी को कोई कंपनी बनानी है, कोई स्टार्टअप करना है, कोई फंडिंग लेनी है, कहीं इंक्यूबेशन लेना है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सर आपका कांटेक्ट नंबर था? सर मैंने स्लाइड में खोल रखा है, आप नोट कर, मैं बोल भी सकता हूँ अगर आप चाहें तो। बोलिए। कोऑर्डिनेटर के माध्यम से आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा। हाँ, जो कोऑर्डिनेटर है शुभम जायसवाल जी, आप कनेक्ट करके वो कनेक्ट हो जाता है उसमें। वो जितने स्टार्टअप सेल्स के कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ में आपको सारा PDF भी भेज दिया। हाँ, PDF कर दीजिए, कनेक्ट एक ग्रुप बना लीजिए। अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप अगर हम लोग बना लेंगे ना, तो हम लोग स्टार्टअप्स को एक अच्छे मुकाम तक ले जा सकते हैं। स्टार्टअप ग्रुप बना हुआ है, चैट बॉक्स में दिया हुआ है स्टार्टअप जून करके। ठीक है, तो मुझे भी वहीं कनेक्ट कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ सर। ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है? अंकित कुमार रेस किए हैं। अच्छा अंकित सर, ये इंटरेस्ट है, जैसे कि अगर एप्लीकेशन करते हैं तो सर कुछ अगर कहीं से अगर फंडिंग लेते हैं तो ये कंपनी का कुछ मतलब ये जो 3 साल तक मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं हो सकते हैं, जैसे कि किसी चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हो सकते गवर्नमेंट की तरह। अगर वो कंपनी अगर 3 साल में अगर उतने राइज नहीं करती है तो क्या सर मतलब इस पे कुछ मतलब कंपनी का कुछ टर्नओवर का कुछ है क्या कि इतनी टर्नओवर होना चाहिए तो आप पे सारा रूल्स रेगुलेशन सब एप्लीकेबल होंगे ऐसे? नहीं सर, कुछ रूल्स रेगुलेशन अगर टर्नओवर आपका 2 करोड़ के ऊपर चला गया है 1 साल में, तो कुछ रूल जैसे कि इनकम टैक्स का है, इनकम टैक्स तो लगने लग जाएगा, बट और सारे रूल रेगुलेशन स्टार्टअप इंडिया के आपके साथ जुड़े रहेंगे। जैसे लेबर लॉ वाला जो मैंने बताया, और ये पेटेंट कॉपीराइट वाले एग्जेम्पशन बताया, ये सारे आपको सर बेनिफिट्स मिलेंगे।
तो ये कुछ टर्नओवर पे मतलब एप्लीकेबल है कि नहीं, कि आपकी इतनी टर्नओवर होना चाहिए, ये सब कुछ? नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। जीरो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे सर। Thank you, sir, for an amazing session. थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे भी सर काफी इसमें अच्छा आपका मैं बोल देता हूँ अपना कॉन्टेक्ट, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर बोल देता हूँ 8750। सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर। हाँ लास्ट में 46 है सर, लास्ट में 46 है सर। यस सर, ओके ओके सर, ओके। जी 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 ठीक है, थैंक यू। कैन आई लीव? Yes, sir. ओके, थैंक यू, नमस्कार सभी को। Thank you, sir, for gracing us with valuable words. Now, the stage is set to welcome the driving force behind today's session, the representative of Startup June and also the co-founder of HealthKit, Mr. Subham. The stage is all yours, sir. Good evening, everyone. टेक्निकल इशू की वजह से जो है बहुत सारे मेंबर्स जुड़ नहीं पाए, उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा। थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो गई। स्टार्टअप बिहार को लेकर के पहले मैं बता देता हूँ। स्टार्टअप बिहार जो है 10 लाख रुपए सीड फंड के तौर पे देती है, जो कि 0% इंटरेस्ट रेट पे रहती है 10 साल के लिए। और ये स्टार्टअप बिहार का जो एप्लीकेशन प्रोसीजर वगैरह है, आप इसको एज वैलिडेशन के तौर पे भी लेके चल सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं कि आपका कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी प्रोसीजर है आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर वहाँ आपका सेलेक्ट हो जाता है तो आपको टाइम दिया जाता है कि आप कंपनी रजिस्टर करें। पहले 10 लाख रुपए का सीड फंड आपको मिला, उसके बाद अगर आपको और नीड है, अभी कुछ टाइम से ये हो गया है, पोस्ट सीड फंड जो है 15 लाख रुपए तक का मिलता है। इसके अलावा जो है अगर आप कोई भी इन्वेस्टर से जो है अगर आप रेस करते हैं तो मैचिंग लोन ग्रांट आपको जो है स्टार्टअप बिहार दिलवाता है अप टू 100%। पेटेंट फाइलिंग वगैरह डोमेस्टिक जो भी पेटेंट आप फाइल करते हो तो वो जीरो कॉस्ट स्टार्टअप बिहार के थ्रू आपको करवाया जाता है। एडिशनल इंसेंटिव्स वगैरह जो है SC ST और वुमेन के लिए है। जैसे जनरल जो है 10 लाख रुपए जनरल कैंडिडेट्स को मिलते हैं, तो महिलाओं को मिलता है 10,50,000 रुपए। इसके अलावा SC ST फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं उन्हें जो है 11.5 लाख रुपए मिलते हैं 10 साल के लिए। एक मिनट। सर ये थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन बताइएगा कि क्या मतलब ये रूल्स है कि क्या रेगुलेशन वगैरह की, कंपनी का आपका क्या आइडिया है, आप मतलब क्या काम करना चाहते हैं, मींस पेपर वर्क और लीगल सब। पेपर वगैरह लीगल एस्पेक्ट से ये है, जैसे मान के चलिए कि आप कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो वो उद्योग में ही काउंट होगा। जैसे जिस टाइम में हम लोगों ने अप्लाई किया था उस टाइम में जो बिरयानी वाले होते हैं ना पटना में, बिरयानी हाउस वगैरह है, वो लोग भी स्टार्टअप बिहार का वो 10 लाख रुपए लेने के लिए वो लोग आए हुए थे। तो ऐसा नहीं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई कोई भी कर सकता है। लेकिन जब सीड फंड मिलेगा, जब आपको जब फाइनल प्रोसीडिंग्स होती है उस टाइम में जो है आपका एंटिटी फॉर्म होना चाहिए। यानी अप्लाई ऐसा नहीं अप्लाई करने के लिए किसी को प्रोहिबिट नहीं किया गया। प्रोप्राइटर भी अप्लाई, ज़्यादातर प्रोप्राइटर ही अप्लाई करते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि जिनका कुछ बना भी नहीं है वो लोग अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। प्रोसीडिंग्स इस हिसाब से होगी, जैसे आपने पहले स्टार्टअप बिहार का जो पोर्टल है वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो एक रिटन एग्जाम होगा, नाम मात्र का एग्जाम होता है। उसके बाद जो है आप उसके बाद शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उसके बाद पिचिंग होगा। पिचिंग राउंड में जो है आपको एक पिच डेक वगैरह जो है प्रेजेंट करना होगा और उसके बाद आप वापस उसके बाद शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको सारा डॉक्यूमेंट जो आपको, अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो आप सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए विद कैंसिल चेक एंड ऑल, वहाँ सबमिट कीजिए। उसके बाद 2 ट्रांस में आपको जो है सीड फंड दिया जाएगा। पहले 4 लाख रुपए, फिर 6 लाख रुपए। 4 लाख रुपए जब आपको मिल गया है उसके बाद आप उसको खर्च कर देते हैं तो आपको प्रूफ दिखाने होंगे कि आपने कहाँ खर्च किए हैं। उसके बाद जो है आपको 6 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको जो है मौका दिया जाएगा कि आप कंपनी रजिस्टर कर ले इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आपको रिकॉग्निशन मिल जाता है, सीड फंड मिल जाता है, सीड फंड
अगर आप नहीं भी उठाते हैं फिर भी अगर आपको रिकॉग्निशन मिल जाता है तो स्टार्टअप बिहार का SSU करके एक यूनिट है, स्टार्टअप सपोर्ट यूनिट, वो आपको बहुत सपोर्ट करता है। आपको किसी भी तरह का अगर नीड है, चाहे कोलैबोरेशन हो या नेटवर्किंग आपको चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो वो लोग उसमें वो लोग मदद करते हैं। जैसे हमारा ही था, हम लोग जो है अभी फिजिकल आउटलेट्स जल्दी ला रहे हैं, वो उसमें नाम हमें जो repeat डायरेक्ट कीजिएगा। फार्मास्यूटिकल सॉरी सर वो नेम क्या बताया है? SSU। ओके सर। सर ये SSU मींस स्टार्ट हेल्प करती है हर एक चीज बीइंग ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। हाँ, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो उसके बाद वो आपको सारी तरह की मदद करती है। इवन आपको अगर मान के चलिए कि कोई बड़ी कंपनी से जैसे इंडिविजुअली आप कोलैबोरेट करने में आपको दिक्कत होगी, जैसे हमारे एंड में हमें डायरेक्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ में टाई अप करनी थी, तो इंडिविजुअली टाई अप करने में समय लगता है, तो वो मिनिमाइज हो जाता है, वो लोग डायरेक्ट करवा देते हैं। आपको मान के चलिए कि आपको क्या होता है, बैंक से आपको और बड़ा अमाउंट चाहिए, जैसे 1 करोड़ का अमाउंट चाहिए या 50 लाख का चाहिए, तो वो सब भी दिलवाने में आपको जल्दी मदद मिलेगा वहां से। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर। यस सर। मैं हेल्थकेयर के बारे में भी बता देता हूँ। Healthcare is on a mission to create easy, accessible, connected, decentralized, aggregated ecosystem for all sorts of healthcare and emergency needs of the people of rural India and the world by setting up a chain of dedicated local ordnance and ordnance points. हम लोग जो है जो डिजिटलाइजेशन का बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आज भी डिजिटलाइजेशन में बहुत मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र पीछे है, पार्टिकुलरली इन हेल्थ केयर सेगमेंट। तो हम लोग जो है उसको डिजिटलाइज करने पे वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एज वेल। और उसके लिए जो है हम लोग ऑर्डिनेंस पॉइंट वगैरह बना रहे हैं। ऑर्डिनेंस पॉइंट जो है 4 तरह के हैं। एक डेडिकेटेड ऑर्डिनेंस पॉइंट है जो कि हम लोग खुद बना रहे हैं। एक जो है आपका जो लोकल मेडिसिन स्टोर्स होता है उसे हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और थर्ड है जो आपका PSC CSC सदर हॉस्पिटल वगैरह हो गया, सब सेंटर्स, उनको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट्स। अभी तक जो है, और फोर्थ हो गया ऑर्डिनेंस पॉइंट। अभी तक हम लोग जो है 2500 प्लस जो है ऑर्डिनेंस पॉइंट क्रिएट कर चुके हैं पूरे बिहार के अंदर में, ग्रामीण क्षेत्रों में। और अभी फिलहाल जो है वी हैव सपोर्ट फ्रॉम स्टार्टअप इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टार्टअप जोन, स्टार्टअप बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, स्टार्टअप सेल पूर्णिया, माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स, लेमन आइडियाज, भवा हेल्थ केयर, भादवानी फाउंडेशन, LIB, Pune College of Engineering. We are incubated at NASCOM Startups. We are fellow at Startup. Our NGO partner is Team Deenbandhu, and our tech partner is FounderCo Technologies and One Lab Ventures. स्टार्टअप जोन शुरुआत करने की रीज़न ये थी कि जब हमने शुरू किया था, मैं 1923 बैच का हूँ, जस्ट पास आउट हुआ हूँ। जिस टाइम हमने शुरुआत की थी उस टाइम में जो है उस तरह का माहौल नहीं था बिहार में। अभी तो पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन एज ए स्टूडेंट मैंने जो फेस किया था वो ये था कि यहाँ पे सही समय पे जो रिसोर्सेज वगैरह मिलती नहीं है, आप लिंक नहीं कर पाते हो, आपको नेटवर्किंग में समय लगती है। मुझे 4 साल लगे वो नेटवर्क बनाने में, वो लिंक क्रिएट करने में। तो मेरी उस टाइम में इच्छा थी कि जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी, जो और स्टूडेंट्स उसे फेस नहीं करनी पड़े, तो इसलिए जो है हमने स्टार्टअप जोन जो एक इनिशिएटिव है, उसके अंदर में ये है कि कोई भी स्टूडेंट को अगर किसी भी तरह की ज़रूरत है स्टार्टअप से रिलेटेड, वो मदद हम लोग करवाने में मदद करते हैं। ऑफरिंग्स ये रहेगी, अभी जैसे आज का तो सेमिनार उतना अच्छा नहीं रहा ऑल्दो, क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से। अगला सेम लीगल के राउंड में ही हम लोग करेंगे एक और वेबिनार जल्दी, कुछ ही दिनों में। उसमें हम लोग पुणे के कंपनी हैं उनको लेकर के आएंगे। अभी वही आने वाले थे, लेकिन जो है वो आउट ऑफ कंट्री हो गए थे, कुछ कारणवश वो बाहर थे, तो डेट नहीं मिल पाई उनकी। तो प्रदीप जी ने टाइम निकाल करके यहाँ समय दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है मेंटोर पूल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको किसी को ज़रूरत है तो वो उनको सपोर्ट दिया जा सकता है वहाँ से, हैंड होल्डिंग सपोर्ट। उनको स्टार्टअप उद्योग विभाग से डायरेक्ट सपोर्ट चाहिए या कुछ कंपनी से सपोर्ट चाहिए, कुछ भी सपोर्ट चाहिए, उसमें हम लोग मदद करेंगे। बूट कैंप्स वगैरह होंगे, जैसे आज लीगल के राउंड में हुआ, एक और लीगल का हम लोग कर लेंगे। उसके अलावा मार्केटिंग हो गया, PR हो गया। तो जिस तरह का रिक्वायरमेंट रहेगा स्टार्टअप जोन में आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अराउंड में जो है वेबिनार्स होस्ट करके, फिजिकल वेबिनार्स भी, सेमिनार्स हो सकते हैं, वेबिनार्स हो सकते हैं, बूट कैंप्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें। लिफ्ट ऑफ वगैरह हो गया, नेटवर्क एरेना हो गया, कॉर्पोरेट कनेक्ट्स हो गया। अभी हम लोग
जो है एक तरह का स्टूडेंट, क्योंकि ये स्टार्टअप जोन है बडिंग स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स का कम्युनिटी है, तो जो स्टार्टअप लेंगे उनमें भी वैकेंसीज होती हैं, एम्प्लॉय वगैरह का जो भी रिक्रूटमेंट होता है, तो उसमें भी स्टार्टअप जोन मदद करती है और कुछ बाहर के भी कॉर्पोरेट्स के साथ में कनेक्ट करने में मदद करती है। कुछ बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें हम लोगों ने प्लेस करवाया था डिसेंट पैकेज, तो वो सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारे स्टार्टअप सेल्स हमारे साथ में अभी आए हैं, कुछ शायद ज्वाइन किए हैं, कुछ ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो मैं अपॉलॉजीज करता हूँ कि टेक्निकल इशू जो है हो गया, तो इस वजह से बहुत बच्चे नहीं आ पाए, बहुत सारे स्टार्टअप सेल्स नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी एक और सेमिनार हम लोग रखते हैं कुछ ही दिनों में, और मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह होगी वो जो है हम लोगों ने जो हमारे एक्सपर्ट थे उन्होंने वो सॉल्व कर दिए होंगे। फिर भी अगर किन्हीं के मन में कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। So if you don't mind, can I ask something? या बोलिए सर। वो जो मीन्स आपकी जो बेसिकली मीन्स काम है कि सर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवानी सर जी सर, तो मतलब वो कैसे हेल्प करेंगी, मतलब वो मार्केट जैसे देखिए अभी ये चीज है कि अभी हम लोग उद्योग विभाग के साथ में भी वर्क कर रहे हैं इसको लेकर के, ये नहीं कि ये मेरा कोई वेंचर नहीं है, इट इज जस्ट एन इनिशिएटिव। तो आप इसके अंदर में मान के चलिए कि आपका कोई आइडिया है, सबसे बड़ी चीज होती है आइडिया को वैलिडेशन में कन्वर्ट करना। अगर आपके पास आइडिया है, आपको लग रहा है, हर किसी के पास आइडिया होता है, तो पहले उसे वैलिडेट करना पड़ता है। वैलिडेट करने के लिए जो है आप कुछ कॉम्पिटिशन्स में डाल सकते हो, R&D कर सकते हो, फिजिकल जो है सर्वे करा सकते हो, तो वो सर्वे वगैरह कराने में आपको जो नीड होती है वो नीड करने में हम लोग मदद कर सकते हैं, अगर हम लोग कर सकते हैं तो। और उसमें उद्योग विभाग भी मदद करेगा, ऐसा नहीं कि बस हम लोग ही या फिर जो भी कुछ कॉर्पोरेट्स हमारे साथ में हैं वो लोग ही मदद करेंगे, इसके अलावा उद्योग विभाग भी मदद करेगा। उसके अलावा अगर मान के चलिए आपको किसी भी तरह का नीड है, अगर आपको टेक का कोई किसी कंपनी टेक कंपनी के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, हमारे नेटवर्क में है, तो हम उनके साथ में जुड़वा सकते हैं। आपको लीगल का आपको सपोर्ट, जो लीगल के कॉर्पोरेट्स वगैरह हैं उनके साथ में जुड़वा सकते हैं, तो वही सारी PR से रिलेटेड है उनके साथ जुड़वा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें। और वेबिनार्स सेमिनार्स के माध्यम से जो है आपको एक इंसाइट्स मिलेगा कि हाउ स्टार्टअप वर्क, हाउ स्टार्टअप इकोसिस्टम वर्क्स, यहाँ क्या क्या प्रोसीडिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पे। ओके, थैंक यू सर। और कोई डाउट किन्हीं का हो तो पूछ सकते हैं। आई गेस नहीं है तो लव सिन्हा, यू कैन प्रोसीड फर्दर। Okay, sir. Thank you for such an intellectual session. So now, let me to announce that it's time to mark your presence. The attendance link is provided in the chat box. There you need to fill the Google form for getting the participation certificate. Now, moving forward, gratitude is the today we have a representative from various startup sale. But as we are short of time, I would like to request the representative to please conclude their session in 2 minutes. Expressing their thanks, let me begin with the representative of Startup Cell Purnia to put some light on the today's session. गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम आदित्य सिंह है, मैं स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर पूर्णिया। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर हूँ स्टार्टअप सेल पूर्णिया का। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रदीप सिंह जी का, जो अपना शेयर किए और बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। और सब इसमें अहम भूमिका हेल्थ क्रेड के फाउंडर हैं प्रिंस जी और उनकी टीम को जाता है, जिनके द्वारा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जिस पर काफ़ी स्टार्टअप सेल जुड़े और भी अदर जिलों का। और वेबिनार हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे ताकि बच्चे जुड़े इससे, क्योंकि प्रिंस जी कृपया अगर आप हैं तो सामने आ सकते हैं सर। यस। हाँ, तो प्रिंस जी हमारे स्टार्टअप सेल से ही जुड़े हैं, काफ़ी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनका बीटेक हमारे कॉलेज से हुआ, पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज से, और इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा।
तो उस टाइम उद्योग विभाग से कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था इनको। अब लेकिन सब जिला में एक स्टार्टअप सेल का गठन किया गया है। जैसे प्रिंस जी बोल रहे थे स्टार्टअप सेल जो स्टार्टअप सपोर्ट यूनिट के बारे में कि आपका अगर सेलेक्ट हो जाता है तो आपको काफी हेल्प करेगा आगे सेलेक्ट होने के बाद, लेकिन सेलेक्ट होने से पहले आपको एक स्टार्टअप सेल हर जिला में गठन किया गया, वो हेल्प करेगा। तो जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स चाहे फिर कोई और, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने स्टार्टअप सेल नजदीकी स्टार्टअप से जो आपका डिस्ट्रिक्ट के हैं, जिस कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ से जुड़े रहे और आपको वहाँ से हेल्प मिलेगा। और हमारे स्टार्टअप सेल में बहुत सारे आ रहे हैं स्टार्टअप, जैसे इनविगो इन्फोटेक है, इंडियन डेवलपर हैं, और रिसेंटली एक एगल होम वाले हैं जो IIT खड़गपुर में उनका था और वो फाइनल राउंड में चले गए हैं, उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो स्टार्टअप सेल से जुड़ना सही है अभी, ताकि जैसे 10 लाख फंडिंग की बात करते हैं तो नो इंटरेस्ट मतलब 0 इंटरेस्ट पे है 10 साल के लिए, उसके बाद उसका देखा जाएगा। तब तक में आप लोग के लिए काफी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि इनिशियली कोई चीज स्टार्ट करने के लिए किसी के पास फंड होता नहीं है और बिहार सरकार दे रही है उद्योग विभाग, तो उसका आप लोग लाभ उठाइए। और इतना ही बोलूंगा मैं, और बाकी मेरे इंचार्ज सर नहीं जुड़ पाए क्योंकि उनका मीटिंग चल रहा था, और DIC से श्री संजय सर भी थे जिनको मैंने बोला था कि आज एक वेबिनार है वो भी जुड़ने के लिए, लेकिन किसी कारणवश वो भी नहीं जुड़ पाए। और बस तो ठीक है सर, प्रिंस जी आप कंटिन्यू कीजिए क्योंकि समय का कमी है। तो जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग है आज की सेशन की वो यूट्यूब पे भी लाइव कर दी जाएगी, और अलग अलग स्टार्टअप सेल्स भी हमारे साथ में, तो उनके साथ MOU भी हम लोग साइन कर रहे हैं जल्दी। तो आप उनके माध्यम से अगर आपके पास कोई भी आइडिया है तो आप उनसे रीच आउट कीजिए, वो हमारे साथ में रीच आउट करवा सकते हैं या डायरेक्टली भी रीच आउट कर सकते हैं आप लोग। लव सिन्हा आगे प्रोसीड कीजिए। सर वो लिंक कहाँ शेयर होगा? किस चीज का? ये YouTube लिंक सर जो आज का सेशन का था। आप स्टार्टअप जोन में जुड़ जाइए, वहां पर ही आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। और ऐसे आपके कोऑर्डिनेटर्स को भी स्टार्टअप जोन का लिंक दिया गया होगा ग्रुप में, यहाँ चैट बॉक्स में दी गई है। ठीक है, वापस डाल देता हूँ, नहीं तो आपको कोऑर्डिनेटर के माध्यम से भी शेयर कर दी जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही डाल दीजिएगा सर। ओके, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यस सर, ज्वाइन हो सर। वो नेक्स्ट सेशन के लिए सर अदर प्लेटफॉर्म के लिए सर कीजिए। हाँ यस, ये टेक्निकल इशू हो गई थी। हमारा जो है गूगल मीट का प्रीमियम भी हमने लिया हुआ था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है ज्यादा स्टूडेंट जुड़ नहीं पाए। यहाँ पे लिमिट उन्होंने लगा दिया था, एक साथ जो मल्टीपल ट्रैफिक बढ़ा ना, उस वजह से जो है उन्होंने लिमिट लगा दिया। चलिए कोई बात नहीं, सेम लीगल के अराउंड में एक और सेशन हम लोग करेंगे, टेंशन मत लीजिए। सर कैन यू रिपीट वंस अगेन सर कि हेल्थ कार्ड वाला बिजनेस कैसे आप रन कर रहे हैं? हेल्थ कार्ड के अंदर में भी हमारा फेज 1 चल रहा है। फेज 1 जो है प्योरली जो है आपका बेस सेटअप फेज है। बेस सेटअप फेज के अंदर में ऑर्डिनेंस पॉइंट ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहा है। 4 तरह के ऑर्डिनेंस पॉइंट मैंने बताए, और गवर्नमेंट के साथ में भी बात चली है कि सदर अस्पताल को भी, जो गांव के जो सब सेंटर्स हैं उनको भी हम लोग ऑर्डिनेंस पॉइंट में तब्दील करें। फेज 2 जो होगा हमारा ऐसे जनरल यूज के लिए जो है, जो इनिशियल जो अवेयरनेस के लिए जो कुछ सर्विसेज हम लोगों ने लाइव की हुई है, और इनहैंस सर्विसेज जो है, जैसे कि फेज 2 के अंदर में हम लोग जो ऑर्डिनेंस पॉइंट बनेंगे वो ऑर्डिनेंस पॉइंट को हम लोग ई-क्लिनिक ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग वर्क करेंगे। उसके लिए जो हमारा टाइप है एवर केयर ग्रुप के साथ में, जो कि मिडिल ईस्ट और एशिया वगैरह में उनका चलता है, तो वो ई-क्लिनिक का सारा सेटअप वगैरह जो होता है ना, वो ग्रामीण क्षेत्र के ऑर्डिनेंस पॉइंट में हम लोग बैठाएंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में ही अगर हम बात करें, बड़े शहरों में जो अगर आपको डॉक्टर ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो बड़े शहरों में आसानी से हो जाती है, आपको नंबर लगाना है तुरंत हो जाता है, ब्लड सैंपल कलेक्शन आपको करवाना है डोर स्टेप पे हो जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज तक जो ये चीज़ नहीं हो पाया। ई कॉमर्स तो पहुंचा है लेकिन मेडटेक आज तक नहीं पहुंच पाया। तो हम लोग जो है विद द हेल्प ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार प्रॉपर जो है डिजिटलाइज्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं रूरल एरियाज में। तो ये चीज़ें सर इस पे बोलना चाहूंगा कि ई सरोजनी सर ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की जी एक प्लेटफॉर्म है, ई संजीवनी जी। उसका मैं लिमिटेशन बता देता हूँ। जैसे
आपके मन में ये डाउट होना लाजमी है, क्योंकि गवर्नमेंट तो पहले से ही इस तरह का की हुई है, तो हम क्या डिफर कर रहे हैं। गवर्नमेंट का ई संजीवनी ओपीडी के अंदर में, क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा है, ये तो आप जान नहीं रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स कम है, क्योंकि वो जो इंक्लूड करते हैं डॉक्टर्स को टॉप जो इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, एम्स के हैं, तो वहाँ एक डॉक्टर को अपॉइंट किया जाता है, तो आपको जो है क्यू में लगना पड़ेगा, तो वो पेशेंट का जो इंटरेक्शन टाइम है वो बढ़ जाता है, उसको हम लोग जो है मिनिमाइज कर देते हैं, क्योंकि हम लोग प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट सेगमेंट के भी दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। तो जो भी अवेलेबल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोफेशनल्स रहेंगे आपके प्लेटफॉर्म पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को जो है आप कैटर कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को कैटर करने के लिए, स्पेशली इन रूरल एरियाज, आपको वैसा एक बेस बना के सॉरी तो वो बेस बनाने की कोशिश हो रही है। कोई डाउट नहीं है तो लव सिन्हा आगे बढ़िए, सेकंड जो कोऑर्डिनेटर्स हैं हमारे, फॉर वोट ऑफ थैंक्स। The sequence of order for the votes of thanks is already mentioned in the chat box, so we will follow that only. शायद बहुत सारे स्टार्टअप से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो फिर हम लोग इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो let us invite the representative from the startup cell Supol. If कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। Yeah, hello. I am Pradeep from Startup Cell Supol. Am I audible to you? Yes, sir. Okay. First of all, I would like to thank CS Pradeep Singh for his precious time. Also, a big thanks to Team HealthGrade who has organized this informative session. And in this month only, we have met Subham and Shivam, who was our chief guest in the seminar. So also we have talked about the MOU that you have till now. Yes. We would like to sign a MOU with you. Our faculty in fact also said that please talk to them. Our principals are also said that they are really doing well. We can sign a MOU with them. So please prepare the document, Prince. Yeah, sure. We will definitely do that. And it was such a lovely session, an informative session. I have learned so many new things, and also students also have learned so many things. Thank you. I hope you will organize these things in next month also, and next to next like that. It will really be helpful. Yes, sure, sir. Yeah, thank you very much. Thank you. So, sir, can I know